तक अब जिंदगी में सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी पार्टी के कलह की। पार्टी में अब सुलह का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों के मुताबिक पिता पुत्र का झगड़ा खत्म हो गया है। बताया जा रहा है कि पार्टी अब एक रहेगी और साइकिल चुनाव चिन्ह भी बना रहेगा। इससे पहले गुरुवार को लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पार्टी के विधायकों से मुलाकात की तो मुलायम सिंह यादव दिल्ली पहुंचे। खबर थी कि वो फिर चुनाव आयोग से मुलाकात करेंगे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक आयोग से उन्हें वक्त नहीं मिला। इसके बाद मुलायम गुरुवार शाम को ही लखनऊ लौट गए और लखनऊ में मुलायम के आवास पर देर रात तक बैठकों का दौर चला। मुलायम पूरे परिवार के साथ बैठे और मुलायम से अखिलेश शिवपाल ने बैठक की, जबकि वहां पर अमर सिंह भी मौजूद रहे। साइकिल पंचर नहीं हुई है। 4 दिन की मारामारी के बाद समाजवादी पार्टी में सुलह हो गई। सूत्रों के मुताबिक सुलह का फॉर्मूला तय हो चुका है। सुलह के तहत मुलायम सिंह अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन पार्टी के सारे फैसले अखिलेश यादव ही लेंगे। यानी साइकिल का हैंडल अखिलेश के हाथ में होगा। सूत्रों के मुताबिक साइकिल चुनाव चिन्ह भी फ्रीज नहीं होगा। इससे पहले गुरुवार को दिन भर सुलह और रणनीति के दौर चलते रहे। लखनऊ में अखिलेश यादव ने अपने समर्थक विधायकों की एक बैठक बुलाई, जिसमें विधायकों से हस्ताक्षर अभियान के जरिए दस्तावेजों पर खुद को मजबूत करने का प्रयास भी किया गया। विधायक भी अखिलेश के साथ खड़े नजर आए। पार्टी की सरकार बनानी है, कोई क्षेत्र छोड़कर हटे न, अपनी तैयारी करें। वार्ता का दौर जारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की आज भी 3 घंटे नेताजी से बातचीत हुई है। हमें आशा है, नहीं पूरा विश्वास है। हमारे नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी हैं और चेहरा हमारे श्री अखिलेश यादव जी हैं। उधर मुलायम सिंह यादव के घर पर शिवपाल सिंह यादव भी पहुंचे और थोड़ी ही देर के बाद दोनों नेता दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बताया जा रहा था कि दोनों नेता दिल्ली में चुनाव आयोग में अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहते थे। हालांकि मुलायम सिंह चुनाव आयोग से मिले बिना ही लखनऊ के लिए रवाना भी हो गए। दोनों के बीच बातचीत का सेतु बने आजम खान एक बार फिर सुलह का प्रयास करते दिखाई दिए। कि दोनों के बीच मैंने हमेशा पुल का काम किया है और दोनों किनारों को जोड़ने की कोशिश की। सरकार के दिनों में भी नेताजी ने जो जो टीका टिप्पणी की या कहीं दिल दुखाने की बात की तो मैंने उनको भी समझाया। सीएम की तरफ से अगर कहीं उनके भरोसे में कमी आने लगी तो उन्हें भी एहसास दिलाया। अब जब समाजवादी पार्टी में झगड़ा सुलझता दिख रहा है तो पार्टी कार्यकर्ता भी राहत की सांस ले रहे होंगे। चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन अब ये सवाल भी उठने लगे कि कहीं ये पूरा झगड़ा सोचा समझा नाटक तो नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो जिस तरह से कलह की स्थिति लंबे समय से समाजवादी पार्टी में दिखी, कई तरह के मोड़ आए और इन सबके बीच में एक वक्त ऐसा भी आया जब अखिलेश यादव ने अपनी ताकत का एहसास कराया और शायद वही एक बड़ी वजह बनी जो इस तरह से मुलायम सिंह यादव को सोचने पर मजबूर किया। और जिस तरह की अभी स्थिति बन रही है, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, चुनाव की तारीखों की घोषणा भी अब हो चुकी है, ऐसे में ये ज़रूरी भी था कि पार्टी की आपसी कलह खत्म हो और चुनाव पर ध्यान दिया जाए। पहले से ही कई सारे ऐसे सवाल थे, पार्टी पर कई सारे आरोप थे, विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर थीं, उनका जवाब देना बाकी था और कहीं ना कहीं समाधान और जनता के दिल में जगह बनानी थी समाजवादी पार्टी को। लेकिन वर्चस्व की लड़ाई में ये पार्टी लंबे समय से उलझी हुई दिखी। 2 गुट, 2 सोच साफ तौर पर यहां दिखते रहे। शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव का एक खेमा और दूसरे खेमे में अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव। और इन सबके बीच में कहीं न कहीं खामियाजा कार्यकर्ताओं को, संशय की स्थिति कार्यकर्ताओं के बीच बनी हुई दिखी कि आखिर अब इस पार्टी का आगे होगा क्या। अभी जो स्थिति बनी है उसमें उम्मीद की कुछ किरण दिख रही है। एक समझौता हुआ है, लेकिन फिर भी कई सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। पार्टी में जो दूसरे लोग हैं उनका अब क्या होगा। अखिलेश के साथ के लोग, अगर प्रोफेसर राम गोपाल यादव की बात कर लें या शिवपाल यादव की बात करें, इनका क्या होगा। अमर सिंह, जिनको बाहरी के तौर पर देखा गया, उनकी भूमिका अब क्या होगी। सुलह के फॉर्मूले हैं क्या ये झगड़ा वाकई में सुलझ गया है और अब ध्यान आगे आने वाले चुनाव पर रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। चुनौतियां कम नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि
इस दौरान जो झगड़ा दिखा, आपसी कलह दिखी, कहीं ना कहीं इसका फायदा दूसरी पार्टियों को साफ तौर पर मिलता हुआ दिखा। इस बीच में जिस तरह से बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है, अपना वर्चस्व कायम कर रही है, महागठबंधन की भी बात उठी, लेकिन उस पर भी कोई सुलह और साफ तरीके से कोई चीज सामने आती हुई नहीं दिखी। इन सब के बीच में इस लड़ाई की अगर बात करें, आपसी कोलाहल की बात करें, तो स्थिति यहां तक भी पहुंच गई थी कि चुनाव चिन्ह को लेकर भी अपनी अपनी दावेदारी पेश करने में दोनों खेमा सामने आया था कि साइकिल चुनाव चिन्ह आखिर किसके पाले में जाएगा। लेकिन फिलहाल शायद पार्टी ने इस बात को बेहतर तरीके से समझा कि ये वक्त आपसी लड़ाई का नहीं है, क्योंकि इसका खामियाजा सीधे तौर पर पार्टी को उठाना पड़ेगा और अपना वर्चस्व कायम नहीं रख पाएगी पार्टी। और आने वाले वक्त में जहां चुनौतियां तमाम हैं, वहां पार्टी को इसका नुकसान ही उठाना पड़ेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विक्रम मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, जिस फॉर्मूले के आधार पर यह सुलह की नीति बनी है, क्या वो कारगर है आगे आने वाले चुनाव के लिए, और दिक्कतें और कहां देखते हैं आप? देखिए, जिस तरीके से कल देर रात 8:30 बजे से लगातार 5KD पे जिस तरीके से मीटिंगों का दौर एक तरीके से चला, और जिसमें अखिलेश यादव समेत उनके परिवार के जितने सदस्य हैं, यानी मुलायम सिंह यादव हुए, शिवपाल यादव हुए, मुलायम सिंह यादव के दोनों भाई यानी सांसद धर्मेंद्र यादव के पिता जो हैं अभय राम यादव, और एक उनके दूसरे भाई जो हैं, ये तमाम परिवारी जन जो हैं वो 5KD पर डटे रहे। और डटने के बाद निश्चित तौर पर कल देर रात तक यहाँ पर मीटिंगों का दौर चला। कहीं ना कहीं साफ तौर पर एक तरीके से देखा जा सकता है अरविंद की यहाँ पर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के भीतर जो कलह चल रही थी, अब उस पे अंतिम मुहर लगने की एक तरीके से चीजें आ गई हैं, क्योंकि साफ तौर पर अब ये कलह जो है वो शांत होने वाली है, क्योंकि चुनाव का वक्त है। मुलायम सिंह यादव भी इस चीज को समझ रहे हैं, अखिलेश यादव भी इस चीज को समझ रहे हैं कि अगर विधायकों की जिस तरीके से एक तरीके से रशाकसी देखने को मिल रही है कि विधायक इनके पाले में आ रहे हैं, फिर मुलायम सिंह यादव सिंबल को लेकर के दिल्ली जाते हैं, वहां पर चुनाव आयोग से मुलाकात करते हैं, तो इन तमाम चीजों को लेकर के चुनावी मैदान में ये सपा पार्टी नहीं उतर सकती है, समाजवादी पार्टी नहीं उतर सकती है। इन सभी चीजों को देखते हुए अब अंतिम मुहर लग गई है कि अब इस कलह को शांत किया जाए और पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरा जाए। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी परिवार के लोग हैं, यानी मुलायम सिंह यादव हैं, शिवपाल सिंह यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो एक ही बैनर, एक ही झंडे तले चुनाव मैदान में उतरेंगे और दमखम के साथ चुनावी मैदान में अपनी चुनावी बैतरणी जो है उसको पार करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ देखा जाए तो तकरीबन 8:30 बजे कल देर रात जो है, तकरीबन 8:30 बजे से ही लगातार मीटिंगों का दौर चलता रहा। इसके बाद भी अखिलेश यादव जो हैं, मुलायम सिंह यादव को चूंकि दिल्ली से लौट के आए हुए थे तो उनको खाना खाने के लिए अपने घर पे जाना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव की गैर हाजिरी में भी शिवपाल सिंह यादव और उनके तमाम भाई जो हैं उनसे मुलाकात करते रहे। मीटिंगों का दौर चलता रहा, यानी मंथन कहीं ना कहीं साफ तौर पर देखने को मिल रहा है समाजवादी पार्टी के भीतर। उनको भी नब्ज समझ में आने लगी अखिलेश यादव को कि जिस तरीके से लगातार जो रशाकसी चल रही थी, जिस तरीके से विधायकों की एक तरीके से पेशगी की जा रही थी कि हमारे पाले में इतने विधायक हैं और हमारे पास संगठन का भी दारोमदार है, संगठन भी जो है वो हमारे पक्ष में ही वोट कर रहा है, हमको जान रहा है, तो ये तमाम चीजें जो है अब इन पर अल्प विराम लगने की कोशिश शुरू हो गई है और कहीं ना कहीं सुलह की कोशिशें आने वाले दिनों में और भी तेज हो जाएंगी और ये पूरी की पूरी पार्टी यानी पूरा का पूरा समाजवादी कुनबा जो है वो एक होकर चुनावी मैदान में उतरेगा। बिल्कुल विक्रम, और ये समय की मांग भी थी कि इस तरह के आपसी विवाद को छोड़कर पार्टी एकजुट होकर आगे बढ़े, क्योंकि चुनौतियां कई सारी हैं। विक्रम, यहाँ ये भी जानना चाहेंगे, अगर इन दो खेमों की बात करें, अगर कुछ नाम ऐसे हैं जिनको जो है दोनों खेमा एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है, उनमें अमर सिंह का नाम है, प्रोफेसर रामगोपाल यादव हैं, शिवपाल यादव हैं, इस सुलह के बीच इनकी भूमिकाओं का कुछ संकेत? देखिए, अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी एक तरीके से परिवार की ही पार्टी है और इस परिवार को लेकर के मुलायम सिंह यादव निश्चित तौर पर एक पुराने पुरोधा राजनीतिज्ञ रहे हुए हैं, इनकी काफी साख रही हुई है और यही जाना जाता है कि मुलायम सिंह यादव अपने परिवार को एकजुट करके, चूंकि पूरे देश में सबसे बड़ा परिवारी राजनीतिक परिवार है ये और निश्चित तौर पर इसको लेकर के कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव जो है पूरे परिवार को एकजुट करके जोड़ करके रखते हैं और कोशिश भी यही रहती है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा कि इसमें रामगोपाल यादव की भी अलग भूमिका तय की जाएगी, शिवपाल यादव को भी अलग भूमिका में देखने को मिलेगा, क्योंकि 2019 में लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा के लिए भी कोशिश ये होगी, जिस तरीके से 2014 की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी को महज 5 सीटें और वो भी सिर्फ परिवार के लोग ही जीत के आए थे, तो ये कोशिश होगी कि जो इनके बड़े नेता हैं जैसे शिवपाल सिंह यादव हुए, इसके अलावा तमाम और भी जो नेता हैं वो लोग लोकसभा यानी केंद्रीय राजनीति में उतर जाएं और युवाओं के हाथ में कमान दी जाए। तो निश्चित तौर पर सबकी अलग अलग भूमिकाएं, क्योंकि ये कलह जो है इस बात का संकेत दे दिया है कि परिवार बड़ा हो चुका है और परिवार में सबकी जिम्मेदारी, सबकी भूमिका
भूमिकाएं तय होनी चाहिए और यही कोशिश होगी मुलायम सिंह यादव की भी कि किसी तरीके से 2017 का चुनाव निपटाने के बाद मिशन 2019 को लेकर के रणनीति बनाई जाए कि आखिर किसकी जिम्मेदारी क्या होगी और आने वाले दिनों में किसको कौन कौन सी जिम्मेदारियों से गुजरना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये कोशिश जरूर होगी कि जितने भी लोग हैं, जैसे शिवपाल सिंह यादव हुए, रामगोपाल यादव हुए, मुलायम सिंह यादव खुद हुए, डिंपल यादव हुई, धर्मेंद्र यादव हुए, अभय यादव हुए, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिन सभी को कोशिश ये होगी कि सबकी जिम्मेदारियां, सबकी भूमिकाएं अलग अलग उनको दे दी जाएं। जी बिल्कुल विक्रम, इस पूरी कवायद के दौरान अपनी रिपोर्टिंग के दौरान आप भी बारीकी से इस तमाम उतार चढ़ाव और मोड़ को आप देख रहे हैं। इस दौरान समाजवादी पार्टी की जो स्थिति रही और चुनाव के बरक्स इसे समझने की कोशिश करें तो क्या कहीं ना कहीं इसका खामियाजा पार्टी को अब भुगतना पड़ेगा? भले ही अब सजग हो रही है पार्टी और इसका फायदा दूसरी पार्टियों को मिला। देखिए, अगर देखा जाए समाजवादी पार्टी के भीतर जो कलह हुई थी, उस निश्चित तौर पर उसका फायदा जो है, उसका सियासी फायदा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं दूसरी अन्य पार्टियां जो है या जो विपक्ष में है उनको देखने को जरूर मिल रहा है। तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी हमारी बात हुई तो वो लोग भी यही कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से जो मुस्लिम वोट है वो अब बिदक रहा है और वो अब अपना दूसरा ठौर तलाश रहा है। कहीं ना कहीं उसके ठौर में भारतीय जनता पार्टी तो होगी नहीं, निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस का इस झगड़े का एडवांटेज जरूर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए लेकिन कि अखिलेश यादव की जो एक तरीके से साफ सुथरी छवि है, इसका फायदा युवाओं के साथ साथ जो महिलाएं हैं उनके बीच में सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो यानी समाजवादी पार्टी को थोड़ा नुकसान तो हुआ है, लेकिन अभी भी अगर पार्टी फिर से अगर सही ट्रैक पे आ जाती है, सही रास्ते पर आ जाती है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का चेहरा अभी भी बेदाग है और कोशिश यही होगी कि अखिलेश यादव के चेहरे पर अगर चुनाव लड़ा जाता है तो आने वाले दिनों में इसका फायदा मिलेगा। आपको याद होगा कि आजम खान ने भी इस बात की तस्दीक की थी, उन्होंने भी कहा था कि चाहे जो भी हो, जैसी भी दिक्कतें आ रही हो, लेकिन अखिलेश यादव का चेहरा अगर 2017 में लाया जाएगा सामने तो वोट अच्छा मिलेगा और अखिलेश यादव के बेदाग छवि पर समाजवादी पार्टी बेहतर चुनाव लड़ेगी। तो कहीं ना कहीं साफ साफ कोशिश ये है कि अखिलेश यादव के सामने अभी भी बहुत ज्यादा चुनौतियां नहीं है। कारण इसके पीछे है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से काम किया गया है और दूसरी बात कांग्रेस जिस तरीके से वेंटिलेटर पे है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी पिछले 14 सालों से बनवास झेल रही है। ये तमाम ऐसे सियासी दल है जो कहीं ना कहीं इस कवायद में रहते हैं कि वो किसी भी तरीके से मुस्लिम और यादव वोट बैंक को अपने फेवर में ले आ पाए, लेकिन अभी भी जो समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है वो अभी भी मजबूत है और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खेमे के साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल विक्रम, और अब ये वक्त है कि इन सारे विवादों को छोड़कर क्लियर विजन के साथ पार्टी आने वाले चुनाव पर ध्यान दे। विक्रम, आप बने रहे हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 की तैयारी में सभी प्रमुख दल लगे हैं और इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी अपने साथ ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ने के लिए कार्यक्रम लेकर आ रही है। उड़ान कार्यक्रम के जरिए बीजेपी महिलाओं को संगठन से जोड़ेगी और इसकी शुरुआत आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मेरठ से करेंगी। प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम होंगे और इनमें महिलाओं को केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। प्रदेश के 75 कॉलेजों में इसका सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम होंगे। पिछले दिनों मायावती ने प्रदेश के कई जिलों में एक साथ लाइव भाषण का प्रसारण कराया। बीजेपी भी अब इस हाईटेक चुनाव प्रचार का रास्ता अपनाने जा रही है। आज स्मृति ईरानी मेरठ से प्रदेश के कई जिलों में एक साथ भाषण का सीधा प्रसारण करवाएंगी और इस दौरान उनसे बात भी की जा सकेगी। विक्रम हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम, जिस तरह से बीजेपी जो है अपना पूरा ध्यान जो है चुनाव पर और पूरी ताकत झोंक रही है, कहीं ना कहीं उसकी कोशिश है कि 2014 में जिस तरह से जीत मिली थी उसको दोहराया जाए और प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही वो आगे बढ़ रही है। इस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो कर रही है, महिलाओं को जोड़ने की बात कही जा रही है। कितना फायदेमंद साबित हो सकता है इस चुनाव में? देखिए, मिशन 2017 को लेकर भारतीय जनता पार्टी अपने 14 साल का जो बनवास है उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है और यही कारण है कि वो आधी आबादी पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रही है। आधी आबादी की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान 80 में से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जीत करके दी गई थी, जिसमें सबसे ज्यादा फैक्टर महिलाओं का था। उन्होंने सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को किया था। यही कोशिश इस बार 2017 में भी है, विधानसभा के चुनाव में भी है कि महिलाओं के ऊपर ज्यादा कोशिश किया जाए और गृहिणियां अगर बाहर निकल करके वोट करेंगी तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब यहां पर हो जाएगी। इसको लेकर के एक कार्यक्रम की शुरुआत आज स्मृति ईरानी मेरठ से कर रही है। उड़ान कार्यक्रम है और उसके जरिए महिलाओं को जोड़ा जाएगा। महिला मोर्चा के जरिए इस कार्यक्रम को एक तरीके से बनाया गया है
और इसके जरिए महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी के विचार, रीति और नीति के साथ जोड़ा जाएगा। कोशिश ये होगी कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके के कार्यक्रम चला रही है, महिलाओं के उत्थान के लिए क्या कुछ कार्यक्रम चला रही है, और आने वाले दिनों में सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के साथ उनका जुड़ाव होगा और नरेंद्र मोदी किस तरीके की महिलाओं की योजनाएं चला रहे हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो इसको लेकर के कोशिश ये की जा रही है कि उड़ान कार्यक्रम के जरिए महिलाओं को जोड़ा जाए भारतीय जनता पार्टी के साथ, और फिर आने वाले दिनों में उनका वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिले। दूसरी बात अगर देखा जाए तो ये पहला अपने तरीके का एक कार्यक्रम होगा जिसका सीधे तरीके से लाइव प्रसारण जो है वो किया जाएगा। कोशिश ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा देश भर की महिलाएं जो हैं, यानी जिम्मेदारी तो यह है कि उत्तर प्रदेश के भीतर ही इस कार्यक्रम को देखा जाए, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा, चूंकि 5 राज्यों में इलेक्शन है और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं जो है अन्य राज्यों की भी इससे एक तरीके से कनेक्ट हो, उसको लेकर के इसका लाइव प्रसारण भी कराया जाएगा। और प्रसारण के जरिए ये कोशिश होगी कि महिलाओं से उनकी जानकारी ली जाए और बाकायदा इसके लिए एक तरीके से टीम लगाई गई है जिसको कि आधार कार्ड का जो नंबर होता है उससे लिंक करके महिलाओं के एड्रेस और फोन नंबर के जरिए उनको लिंक किया जा रहा है और आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि आखिर इस कार्यक्रम को कौन कौन से जिलों में कितने लोगों ने इसको पसंद किया, कितने लोगों ने देखा है, कितनी महिलाएं इससे कनेक्ट हुई हैं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अपने तरीके से पहली बार इस प्रदेश के लिए हो रही हैं, और कोशिश यही की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इस आधी आबादी के वोट बैंक के जरिए उत्तर प्रदेश में चुनावी बैतरणी को पार कर सके। बिल्कुल विक्रम, कोई भी पक्ष जो है बीजेपी छोड़ना नहीं चाह रही है, उस पर ध्यान दे रही है। विक्रम, यहाँ अगर पूर्व मानव संसाधन मंत्री की बात करें, स्मृति ईरानी की बात करें, वो मुख्य भूमिका में दिख रही हैं। कपड़ा मंत्रालय देने के बाद एक तरह से उन्हें हाशिए पर डाला गया था, क्या इसके जरिए उन्हें फिर से जो है फ्रंट पर लाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अगर ये कहा जाए तो ये कह पाना सही नहीं होगा। कारण ये है कि उनको हाशिए पे कभी नहीं डाला गया। आपको याद होगा कि अमेठी में राहुल गांधी से चुनाव हारने के बावजूद उनको मंत्रालय मिला, वो केंद्रीय मंत्री बनाई गई। उसके बावजूद उनको एक सबसे गंभीर विभाग जो कहा जाता है एचआरडी मिनिस्टर, वो उनको दिया गया। इसके बाद से उनसे वो मंत्रालय लेकर के उनको कपड़ा मंत्रालय, जो कि एकदम जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ था, मृतप्राय था, उसको दिया गया। उसके चूंकि बनारस से नरेंद्र मोदी आते हैं और बनारस संसदीय क्षेत्र में बुनकरों का इलाका है, वहां पर सबसे ज्यादा बुनकर रहते हैं, तो इसको लेकर के स्मृति ईरानी ने वहां पर काफी बेहतर काम किया और इसका रिवॉर्ड के स्वरूप उनको उत्तर प्रदेश में ये भी बार बार एक तरीके से दंत कथाएं चल रही हैं कि उनको इसका एक तरीके से एडवांटेज दिया जा सकता है, वो मुख्यमंत्री की दावेदार हो सकती हैं। आपको अगर देखा जाए, अगर गौर करें तो उत्तर प्रदेश के भीतर कलराज मिश्रा की बात की जाए, स्मृति ईरानी की बात की जाए, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, विनय कटियार की बात की जाए, ये तमाम ऐसे चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल है। मनोज सिन्हा की बात की जाए जो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल है। सबको बारी बारी से भारतीय जनता पार्टी पूरा यूटिलाइज कर रही है। कोशिश ये हो रही है कि जो भी जिस जाति धर्म वर्ग का है उस तरीके से उनके वोट फैक्टर्स को एक तरीके से जोड़ा जाए और उनसे लोगों को कनेक्ट कराया जाए। कोशिश यही है भारतीय जनता पार्टी की, और आने वाले दिनों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से रणनीति बनाई हुई है वो और भी ज्यादा साफ तौर पर देखने को मिलेगी। और कोशिश यही होगी कि तमाम कार्यक्रमों के जरिए, चूंकि डिजिटल कैंपेन के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। आपको याद होगा कि चाय पर चर्चा 3D इफेक्ट के जरिए नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहते थे लेकिन पूरे देश भर में दिखते थे। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे कि डिजिटल कैंपेन के जरिए कोशिश ये होगी कि महिलाओं के साथ साथ जितने भी फर्स्ट टाइम वोटर हैं या फिर युवा वोटर हैं, बुजुर्ग वोटर हैं, की वोटर्स हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्ट किया जाए। अरविंद, बिल्कुल, तो हर एंगल पर और पूरे जोश के साथ पार्टी जो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कितना फायदा होगा खैर तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। विक्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। बात कर लेते हैं नोटबंदी पर की। तो नोटबंदी पर जनता को हो रही परेशानियों पर सियासी रोटी सेका जाना अभी भी बदस्तूर जारी है। आज इस मुद्दे पर कांग्रेस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने वाली है। बीजेपी और केंद्र सरकार जहां नोटबंदी के फायदे गिनवाने में जुटी है, वहीं कांग्रेस ने इसे सीधे जनता को परेशान कर देने वाला और बगैर सोचे समझे लिया जाने वाला फैसला करार दिया। कांग्रेस ने दावा किया है कि आज होने वाला प्रदर्शन ऐतिहासिक होगा और इस प्रदर्शन में सरकार के खिलाफ जनता का आक्रोश दिखेगा। आज कांग्रेस विरोधी प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम दिग्गजों के सड़क पर उतरने की उम्मीद है। आने वाले वक्त में 5 राज्यों में चुनाव है, लिहाजा कांग्रेस इस विरोध प्रदर्शन के जरिए नोटबंदी के मामले पर बीजेपी को घेरने और जनता के बीच अपना नंबर बढ़ाने की भी पूरी कोशिश करेगी। और विक्रम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम, अगर चुनाव की बात करें, 5 राज्यों के चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है और अपने अपने मुद्दों के साथ सभी पार्टियां जनता के दिलों में जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं ताकि वोट को अपनी ओर मोड़ा जा सके। यहां नोटबंदी के मसले पर कांग्रेस जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, इसके क्या पहलू बनते हैं?
देखिए 27 साल का सूखा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए रहा है और 27 साल के सूखे को खत्म करने के लिए उसको नोटबंदी एक संजीवनी की तरह से मिला हुआ है और इसको लेकर के वो इस मुद्दे को बिल्कुल भुनाने की कोशिश में है। आपको याद होगा कि 27 साल यूपी बेहाल एक नारे के साथ कांग्रेस ने रथ यात्रा शुरू की थी। उसके बाद किसानों के कर्ज माफी को लेकर के देवरिया से दिल्ली तक की यात्रा राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई थी। कोशिश यही थी कि तमाम जो दिक्कतें हैं, तमाम जो बुनियादी दिक्कतें हैं, उनको लेकर के जनता से कनेक्ट करने की कोशिश की जाए। अब यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से नोटबंदी को लेकर के तमाम मौतें हुई हैं, तमाम लोगों के घर में तमाम लोगों की शादियां कैंसिल हुई हैं, उन सभी का एक तरीके से ब्यौरा निकाल करके कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी आंदोलन करने का एक तरीके से मन बनाया हुआ है और इसमें तमाम वरिष्ठ नेता जो होंगे वो इसके साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही जो कांग्रेस के सहयोगी घटक दल जो हैं, जिनसे उनका गठबंधन आने वाले दिनों में होगा, वो भी इनके साथ जुड़ेंगे और जुड़ने के साथ नोटबंदी से लोगों को जो परेशानी हुई है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस जो है उनके दुख के समय उनके साथ खड़ी है, संबल देने की कोशिश कर रही है और जो विधानसभा का चुनाव है उसके जरिए ये स्टंट जो है, नोटबंदी के स्टंट के जरिए कोशिश होगी कि उन लोगों का वोट फैक्टर जो है वो अपने पाले में लाया जा सके। दूसरी बात अगर देखा जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर अभी भी माथापच्ची चल रही है, चूंकि आचार संहिता लग गई है, चुनाव की तिथियों का ऐलान हो चुका है कि कब से चुनाव होने हैं, समय काफी कम बचा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अभी भी गठबंधन को लेकर के कांग्रेस जो है लगातार पींगे बढ़ा रही है समाजवादी पार्टी की ओर और समाजवादी पार्टी अभी भी एक तरीके से नजरें बनाए हुए है कि कांग्रेस उससे गठबंधन कर ले। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोशिशें ये हो रही हैं कि ये भी, जैसे अगर प्रदेश व्यापी धरना होता है और इसमें अगर समाजवादी पार्टी का कोई बड़ा चेहरा या फिर समाजवादी पार्टी का अगर समर्थन इसको मिल जाता है तो निश्चित तौर पर कोई अचरज की बात नहीं होगी। ये आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भीतर गठबंधन की एक तरीके से बात जो है, एक वानगी जो है वो देखने को मिल सकती है। दूसरी बात अगर देखें तो जिस तरीके से कांग्रेस लगातार अपने 27 साल के सूखे को खत्म करने के लिए नई नई रणनीतियों के जरिए जनता से कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है, तो नोटबंदी भी एक तरीके से उत्तर प्रदेश के भीतर संजीवनी के तौर पर कांग्रेस के लिए आई हुई है और कोशिश यही होगी कि इस नोटबंदी के मसले को लेकर के जनता के बीच में हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से रूबरू हो और कोशिश ये करें कि कांग्रेस को वोट दें वो लोग। जी बिल्कुल विक्रम, बीजेपी जिस तरह से एक चुनौती के रूप में प्रदेश में सामने आ रही है, तमाम पार्टियां, बाकी पार्टियां, चाहे महागठबंधन की बात हो या नोटबंदी का मसला हो या जो भी मुद्दे सामने आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं कैश कराती है और उसके आधार पर जनता के दिलों में जगह बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन नोटबंदी के मसले पर जहां बीजेपी अपनी पीठ थपथपाती हुई दिखी है, कहीं ना कहीं इस पर अब सोचने की जरूरत है कि 50 दिनों से ज्यादा का वक्त बीत गया है, अब सही तरीके से पार्टी और केंद्र सरकार इस पर कदम उठाए और फैसला ले। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और आचार संहिता लागू होते ही 24 घंटे में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रचार प्रसार से संबंधित सभी बैनर पोस्टर्स हटाए जा रहे हैं। इसके साथ ही बैनर पोस्टर्स हटवाने के लिए एमसीसी वार्ड, नगर निगम और पुलिस के साथ मिलकर अभियान चलाया जा रहा है। लखनऊ के डीएम सत्येंद्र सिंह ने बताया कि चुनाव को देखते हुए मतदाता सूची तैयार की गई जो पारदर्शी है और इसके साथ ही जेंट्स और लेडीज नेत्रहीन मतदाताओं के लिए अलग से पोलिंग बूथ की व्यवस्था किए जाने का भी ऐलान किया गया। सारे जो टफेस्ट एरियाज थे उनको सबसे पहले टिकअप किया गया ताकि संदेश जाए कि हम लोग निष्पक्ष निर्वाचन के लिए हमारी जो पूरी टीम है ये पूरी तरह से तैयार है। तो कालिदास मार्ग का एरिया था, विक्रमादित्य मार्ग का एरिया था, जितने भी इम्पोर्टेंट चौराहे थे इनको रात में खुद मैंने विजिट किया, हमने और एसएसपी साहब ने दोनों ने विजिट किया और हमारे जितने भी एडीएम साहिबान थे इन्होंने सब ने पूरी टीम लगा करके इस कार्य को अंजाम दिया है। उत्तर प्रदेश में आदर्श आचार संहिता घोषित होते ही नेताओं के होर्डिंग और बैनर पोस्टर्स पर प्रशासन का डंडा चलना शुरू हो गया। आचार संहिता के दूसरे दिन भी मेरठ में जिलाधिकारी ने खुद ही पूरे शहर में घूम घूमकर नेताओं के होर्डिंग हटवाए और दीवारों पर लिखे पार्टियों के स्लोगन पर चूना लगवाया। इसके साथ ही ये चेतावनी भी दी गई कि ऐसा दोबारा नजर आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कल से निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा कर दी गई है। उसी क्रम में सभी बैनर्स, पोस्टर्स और वॉल राइटिंग हटाया जा रहा है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कमेटी द्वारा आज शहर भर में भ्रमण करके जनपद के अन्य भी क्षेत्र 7 विधानसभाओं में भ्रमण करते हुए कोई ऐसा बैनर, पोस्टर या वॉल राइटिंग अब अवशेष न रहे जिससे कि आचार संहिता का उल्लंघन।
और अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां पर बीते दिन गुरुवार को निषाद पार्टी और पीस पार्टी ने गठबंधन कर एक संयुक्त महारैली का आयोजन किया, जिसमें दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब और डॉक्टर संजय निषाद मौजूद रहे। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं और समर्थक भी भारी संख्या में आए। आचार संहिता के बावजूद महारैली के आयोजन पर डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि ये रैली पहले से ही आयोजित थी। दोनों नेताओं के भाषण में धर्म और जाति के नाम पर होने वाली सियासत को लेकर आए फैसले की जमकर अवहेलना हुई। दोनों दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों का भाषण धर्म और जाति बिरादरी पर ही घूमता रहा। मुद्दे बिल्कुल साफ हमारे हैं कि समाज का जो कमजोर वर्ग है उसको 70 सालों में जो भी केंद्र प्रदेश में रही है सभी पार्टियों ने छला है, ठगा है जी, और उनको इंसाफ नहीं दिया है। उन सभी शोषित, पीड़ित, उपेक्षित समाज के लिए इस पार्टी और निषाद पार्टी मिलकर के उनको इंसाफ दिलाने के लिए संघर्षरत है, उन्हीं के लिए काम कर रही है। बीजेपी जो होती है ये लड़ा रही है मुसलमान और कश्यपों से, और ये सपा और बसपा जो 30 सालों से गुमराह करके वोट ले रही है मुसलमानों का और हमारे कश्यप समाज का, निषाद समाज का वोट ले रहे हैं। सबसे ज्यादा वोट इनका हमारा उनका है। तो ये जो बेरोजगारी है, अशिक्षा है, जिनका वोट सबसे ज्यादा है उन्हीं को सबसे ज्यादा आज के दिन में हाशिए पर रखा गया। तो मुद्दा हमारा यही होगा कि कम से कम इस देश की सत्ता से दूर रहने वाले लोगों को, मूल निवासियों को सत्ता में पहुंचाएगा। तो देश के 5 राज्यों में चुनावी बिगुल बज गया है। नेता वादों का पिटारा लिए जनता के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। पार्टियां अपना अपना दावा जनता के सामने कर रही हैं और एक बार फिर जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता किसे चुनती है, किसे अपना कीमती वोट देती है, किसे वोट की चोट देकर सिरमौर बनाती है, किसे कंगाल बनाती है। एपीएन जनता का नब्ज टटोलने के लिए जनता के बीच पहुंचकर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर क्या चाहती है जनता। तो 5 राज्यों के चुनाव की तारीख अब तय हो चुकी है, लेकिन हर किसी की नजर उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि यही वो राज्य है जिससे देश की जनता का मूड तय होता है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होगा। ऐसे में क्या सोच है जनता की, किसे चुनना चाहते हैं वो अपना नेता, यही जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता अंजू निर्वाण ने, जो पहुंची गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में और जाना जनता की मन की राय। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनावों का बिगुल बज चुका है। ऐसे में क्या सोचती है जनता, किसे चाहते हैं वो अपना नेता, जानते हैं यहाँ पर बैठे लोगों से। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र खोड़ा में हैं और क्या सोचते हैं यहाँ के वासी, बात करते हैं उनसे। बताइए कौन होना चाहिए आपका अगला मुख्यमंत्री? जो अब है वही होना चाहिए, बढ़िया है वो, जो अब है मौजूदा हालत में वही होना चाहिए। मोदी का ही होना चाहिए, मोदी का होना चाहिए। मोदी अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे काम जो करेगा उसका होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। हर उम्र के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ और बुजुर्ग भी हैं हमारे पास, इनसे भी हम बात करते हैं। बताइए किसे चाहते हैं, कौन होना चाहिए अगला मुख्यमंत्री? ये मोदी की तरफ से ही होना चाहिए, जो भी होगा जैसा मोदी जी बनाएंगे वही मुख्यमंत्री होना चाहिए। और जो भी आए सरकार, हम किसी का वैसा नहीं पक्षपात नहीं कर पाएंगे। हम तो वही चाहेंगे कि जो भी बने सरकार वो अच्छा काम करे, अच्छा कर करके दिखा दे। यहाँ पर बिजली की स्थिति कैसी है? क्या बिजली पानी की सुविधा यहाँ पर पुख्ता है या फिर गड़बड़ी है यहाँ पर, और चाहते कि सरकार ऐसी बने जो इन बेसिक जो जरूरतें हैं उनको मुहैया कराए? वो तो ठीक है जी, मगर फिलहाल तो इधर तो कुछ बिजली के ऊपर कुछ कंट्रोल किया है, आगे की व्यवस्था तो खराब ही थी। मोदी जी का समर्थन दे रहे हैं, बीजेपी की सरकार आनी चाहिए। आएगी तो जब 70 साल का बीमारी वो 50 दिन में खत्म कर दिए तो जरूर इसकी भी समाधान करेंगे। अच्छा, क्या लगता है नोटबंदी का इतना बड़ा फैसला लिया, उससे आम आदमियों को इतनी परेशानी हुई, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता नोटबंदी वाले फैसले से? हमें कोई फर्क नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं। तो 4 दिन की परेशानी थी, अब परेशानी दूर हो गई है। ना तो यहाँ रोड है, न नाली है, न बिजली है, न पानी है, कुछ भी नहीं है यहाँ। एक दिन नमस्कार करते हैं, 5 साल तक ले झुकाते हैं, कुछ भी नहीं होता। एक दिन नमस्कार, 5 साल जय जयकार, समझे? यही है। काफी समझदार हो गई है, ये चीज समझने लगे हैं कि सिर्फ इलेक्शन के दौरान नेता बीच में आते हैं, वोट मांगने के लिए सर झुकाते हैं, लेकिन उसके बाद 5 साल तक आम जनता उन नेताओं के सामने हाथ जोड़ती है। अब वक्त आ गया है कि आप विकास करें और विकास के मुद्दे पे ही जनता अब वोट देगी।
अंजू निर्वाण, APN। भारतीय जनता पार्टी की जिसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक आज से दिल्ली में शुरू हो रही है। इस बैठक में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता आज दिल्ली में जुटेंगे। इस बैठक को आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में काले धन को खत्म करने के लिए सरकार की तरफ से किए गए प्रयासों, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों और आने वाले आम बजट पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सुझाव लिए जाएंगे। गौरतलब है कि बुधवार को ही चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की तारीख का ऐलान किया है, जिसके बाद से पार्टी के नेता और अधिक प्रभावी रूप से चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। उत्तर प्रदेश, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में अगले 2 महीनों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं, जिसके नतीजे देश की राजनीति और बीजेपी पर खासा असर डाल सकते हैं। और अब सुनते हैं कि बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को लेकर क्या कहना है विपक्षी नेताओं का। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की मीटिंग जो आज होने जा रही है, उनका अधिकार है, इसलिए वो चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और तमाम मुद्दों पर वहां वो चर्चा कर सकते हैं। उनके इन हाउस का ये मामला है, मगर ये 2 मामलों पर, एक तो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की है। मैं उस पर यह कहना चाहूंगा कि दुख की बात यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक की घोषणा और प्रचार तो आपने बहुत किया, लेकिन उरी के बाद जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद भी तो आतंकवादी हमले हुए। हम पर्दा डालते रहे अपनी कमजोरी पर, अपनी पीठ थपथपाते रहे, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहां पहुंचेंगे। और नोटबंदी को लेकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पहली बार कोई बयान दिया है। राष्ट्रपति का कहना है कि नोटबंदी की वजह से गरीबों की परेशानियां बढ़ी हैं। राज्यपाल और उपराज्यपालों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने केंद्र सरकार को गरीबों की तकलीफों को दूर करने के लिए तत्काल जरूरी कदम उठाने की नसीहत दी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने साफ शब्दों में कहा कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। संविधान और राजनीतिक अर्थशास्त्र के ज्ञाता राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पहली बार नोटबंदी पर बयान दिया है। उन्होंने राज्यपालों और उपराज्यपालों के सम्मेलन में नोटबंदी और उसके असर का पहली बार जिक्र किया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से अस्थायी आर्थिक मंदी आने की आशंका है। राष्ट्रपति ने कहा, नोटबंदी के फैसले से गरीबों की परेशानियां बढ़ी हैं। इससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर भी प्रभाव पड़ेगा। लंबे समय के बाद इससे फायदा होगा, लेकिन गरीब इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। जरूरी है कि गरीबों को तत्काल मदद मिल सके। उन्होंने नोटबंदी को अच्छा कदम माना और कहा कि काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन इसके लिए गरीब जनता को तकलीफ उठानी पड़ रही है। तमाम अर्थशास्त्रियों की नोटबंदी की आलोचना के बाद अब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बयान काफी मायने रखता है, क्योंकि रिजर्व बैंक में 97% पैसा वापस आने से काले धन के खिलाफ नोटबंदी का मकसद बुरी तरह फेल हो गया है। सरकार को उम्मीद थी कि नोटबंदी की वजह से कम 6 लाख करोड़ रुपए का काला धन बैंकों में वापस नहीं लौटेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मजबूरन सरकार को कैशलेस अर्थव्यवस्था का नारा बुलंद करना पड़ा। लेकिन अमेरिका जैसे देश में भी 45% लोग ही कैशलेस लेन देन करते हैं। ऐसे में अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे भारत में ऐसा मकसद हासिल करना एकदम नामुमकिन है। बल्कि इसकी तकलीफें अब बेरोजगारी के रूप में सामने आ रही, क्योंकि उद्योग धंधों पर नोटबंदी का खासा असर पड़ रहा है। राष्ट्रपति ने सरकार को ताकीद की है कि गरीबों की तकलीफ दूर करने के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि गरीब अच्छे दिन आने का इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ कर महागठबंधन में पलीता लगा दिया है। नीतीश कुमार ने भी शराबबंदी पर प्रधानमंत्री की तारीफ कर सहयोगी दलों को दबाव न बढ़ाने का संकेत दे दिया है। नीतीश जी को हृदय से एक बात के लिए अभिनंदन करता हूं। नशा मुक्ति का जिस प्रकार से उन्होंने अभियान चलाया है, आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, मैं उनकी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। पटना में प्रकाशोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के लिए अपनी बाहें फैला दी। नीतीश को भी गुरेज नहीं रहा। सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर एनडीए से अलग हुए नीतीश शराबबंदी के नाम पर दोबारा गठजोड़ की सियासत का संकेत दे रहे हैं। गुजरात में तो गुजरात की स्थापना काल से ही शराबबंदी लागू है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी
प्रधानमंत्री पद के पदभार ग्रहण करने के पहले गुजरात के मुख्यमंत्री थे। 12 वर्षों तक वहां के मुख्यमंत्री रहे और उन्होंने भी मजबूती से शराबबंदी को लागू किए रखा। मैं समझता हूं कि आज के इस अवसर पर हम अपने आप को समर्पित करें। जब हमारा समाज शराब मुक्त होगा, नशा मुक्त होगा, तो बिहार और देश नई ऊंचाइयों की ओर जाएगा। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का मौका नहीं दिए जाने पर नीतीश को बीजेपी में सारी बुराइयां नजर आने लगी थी। इन्हीं बुराइयों को भूल नीतीश ने बीजेपी के साथ 15 साल बिहार पर शासन किया, लेकिन खुद को व्यवहारिक राजनीति साबित करते हुए लालू यादव की पुरानी दोस्ती का हवाला देकर सत्ता में वापसी कर ली। अब यूपी में राहुल गांधी के बाद ममता बनर्जी भी खुद को दावेदार की तरह उभार रही हैं। अब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का अपना सपना पूरा होता नजर नहीं आ रहा। नीतीश इतने प्रैक्टिकल नेता हैं कि वो नई सियासी मोहब्बत तो कर लेते हैं, लेकिन पिछली को तलाक नहीं देते। लालू यादव को नीतीश के इस अंदाजे मोहब्बत से रह रहकर तकलीफ होती रही है। नीतीश जी ने शराबबंदी की चर्चा की, पूरे देश भर का बात बोला। मोदी जी नीचे चले आए कि बिहार में नीतीश जी ने शराबबंदी किया, वो अच्छा किया। अकेले नीतीश से नहीं, सब लोग लगी है इसमें। तो यहाँ तो बंदे है शराबबंदी, वो तो पूरे देश भर का न बात बोले नीतीश। लेकिन लालू नीतीश की इस बेवफाई पर गम खा जाते हैं। उन्हें उम्मीद है कि नीतीश अपनी सियासी विरासत उनके राज दुलारों को ही सौंपेंगे। रजत मिश्रा, एपीएन। उधर मोदी सरकार पर अपना वादा पूरा करने में कितना कामयाब रही है, इसका जायजा लेने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी पीएमओ ने एक व्यापक अभियान शुरू किया है। उसने सभी मंत्रालयों को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से लॉन्च प्रोजेक्ट्स की स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है। आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मोदी इन आंकड़ों का इस्तेमाल अपने भाषणों में कर सकते हैं। सूत्रों ने इशारों में बताया है कि ये रिपोर्ट उन राज्यों में मोदी के भाषणों का आधार बनेगी जहां आगामी 3 महीनों में चुनाव होने जा रहे हैं। मोदी इन राज्यों में अपने चुनावी भाषणों में सरकार के अच्छे प्रशासन के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बताएंगे। मोदी ने इस व्यापक अभियान को अंजाम तक पहुंचाने का काम प्रिंसिपल सेक्रेटरी निपेंद्र मिश्रा को दिया है। मंत्रालयों से मिलने वाली रिपोर्ट से एक रिव्यू तैयार किया जाएगा, जिससे मिश्रा को ये पता लगाने में आसानी होगी कि मोदी के हाथों शुरू हुई कितनी परियोजनाओं पर काम पूरा हो गया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरीश रावत ने केंद्र पर उत्तराखंड की अनदेखी का आरोप लगाया। तमाम मुद्दों पर बात करते हुए उन्होंने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और सरकार की नीतियों के खिलाफ दिल्ली में जंतर मंतर पर सांकेतिक धरना दिया। उत्तराखंड में चुनाव तारीखों का ऐलान हो गया है और इसके साथ ही यहाँ सियासत भी चमक उठी है। राज्य की राजधानी देहरादून की राजनीति अब उठकर देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई है। उत्तराखंड की सियासत का रास्ता बेहद टेढ़ा में रहा है। राज्य की भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से यहाँ की राजनीति भी बेहद घुमावदार है। उत्तराखंड में लड़ाई साफ तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच है और यही कारण है कि दोनों ही पार्टियों ने पहाड़ की सत्ता हथियाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्र की मोदी सरकार पर उत्तराखंड की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने उत्तराखंड का विनाश करने का काम किया है। सीएम हरीश रावत ने केंद्र की नीतियों के विरोध में दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिया। जिस प्रकार से एक तरफा कार्रवाई करते हुए भारत सरकार के 2 मंत्रालयों ने हमारा जोनल मास्टर प्लान जो हमको भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के प्रोविजंस के तहत पेश करना था, उसको रद्द किया गया है। हम उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं, क्योंकि उसकी रद्द करने का अर्थ है उत्तराखंड की विकास बंदी। केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए हरीश रावत ने कहा कि इको सेंसिटिव जोन को लेकर के भी राज्य को ग्रीन बोनस नहीं मिला है। भागीरथी परियोजना के मुद्दे पर रावत ने सांकेतिक उपवास भी किया। उन्होंने कहा कि केंद्र की नीतियों के कारण उत्तराखंड को नुकसान हो रहा है कि इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन लागू होगा उत्तराखंड पर और भागीरथी नदी घाटी पर, तो इसका अर्थ है टोटल विकास कार्यों की ठप होना और ये कदम अगले 1 महीने के अंदर उठ जाएगा। तो यदि हम चुनाव के बाद की प्रतीक्षा करते हैं तो फिर उत्तराखंड विरोध करने लायक भी नहीं रहेगा।
भागीरथी परियोजना के अलावा मुख्यमंत्री हरीश रावत ने वन, पर्यावरण, पानी, आरक्षण जैसे मुद्दे भी उठाए। उत्तराखंड में सत्ता की लड़ाई काफी नजदीकी होती है। बेहद कम सीटों के अंतर से सरकार बनती और बिगड़ती है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की कोशिश ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर खुद को मजबूत करने पर बल दे रही है। अनिल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN दिल्ली। तो 5 राज्यों में चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी पार्टियां जोर शोर से चुनावी अभियान में कूद पड़ी हैं। उत्तराखंड में भी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने चुनावी अभियान का आगाज कर लिया। पार्टी अपने अपने नेताओं को अपने क्षेत्रों में भेज रही है, जहां वे अपने पक्ष में वोट देने के लिए वोटरों को लुभा सके। और हमारे संवाददाता रवि के वैश्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, उत्तराखंड में इसका कितना असर और किस रणनीति के साथ आगे बढ़ा जा रहा है? देखिए, उत्तराखंड में चुनाव की तारीख घोषित होते ही आचार संहिता लगते ही जो चुनावी जो राजनीतिक दल हैं वो पूरी तरीके से उनमें घमासान मच चुका है। जो कांग्रेस है, कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार वाहन मैदान में उतार दिए हैं। तमाम उसमें जो स्लोगन दिए गए हैं, नारा दिए गए हैं, उसमें हम मैं की जगह हम की बात की गई है। मतलब साथ मिलें और साथ बढ़ के कदम मिलाएं, इस तरीके के नारे प्रचार वाहन में यूज किए जा रहे हैं। और सारी तैयारियां कांग्रेस की तरफ से जो प्रचार में होनी चाहिए वो पूरी कर ली गई हैं। और सारी जो जिस तरीके की जो प्रचार सामग्री है वो मैदान में उतार दी गई है। तो कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपना एक टोल फ्री नंबर जारी किया है चुनाव में जनता की राय जानने के लिए। जो नंबर जारी किया है वो है 1800-200-3988, जिसमें जनता की राय मांगी गई है किस तरीके की उन्हें अगली सरकार में किस तरीके की सरकार चाहिए, किस तरीके से जो परेशानियां हैं वो उसमें अपनी दर्ज करा सकते हैं टोल फ्री नंबर पे। और तमाम जो शिक्षा के क्षेत्र में है, जो राजनीतिक क्षेत्र में किस तरीके का बदलाव चाहते हैं, वो सारे जो भी कंप्लेंट्स है वो उस नंबर पे दे सकते हैं। तो पूरी तरीके से जो राजनीतिक दल हैं उनमें सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी और कांग्रेस है, एक दूसरे पे अब आरोप प्रत्यारोप का दौर जो था वो पूरी तरीके से अब गरमा चुका है। रवि, और इन तरह की तैयारियों का कितना असर पड़ता है आने वाले चुनाव में, तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि रुख आखिर जनता का होता किधर है। बने रहिए हमारे साथ। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही सूबे में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, जिसका मतलब पार्टियों की तरफ से सड़कों पर लगाए गए होर्डिंग्स, पोस्टर नहीं दिखेंगे। लेकिन इस बीच राज्य सरकार पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 15 फरवरी को चुनाव होने हैं। और रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, आचार संहिता लागू है, किस तरह से इसे लागू किया जा रहा है, या अगर कहीं से वायलेशन हो रहा है तो वो कहां से? देखिए, आचार संहिता लगते ही उत्तराखंड में जिस तरीके से चुनाव जो आयोग है जिसके साफ निर्देश हैं कि जो दर्जाधारी मंत्री हैं, जो भी जो लाल बत्ती जिनको मिली हुई है शासन की तरफ से, जो मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, उनको दफ्तर से लेके घर और घर से लेके दफ्तर तक वो अपने जो सरकारी वाहन है उनका यूज कर पाएंगे और बत्ती उसमें जो लाल बत्तियां हैं वो उसमें लगा सकेंगे। और जो भी राज्य दर्जाधारी मंत्री हैं उनकी बत्तियां उतार ली गई हैं। मतलब कि जिस तरीके से जो चुनाव आचार संहिता है उसको पूरी तरीके से पालन करवाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री रावत के खिलाफ भी जो बीजेपी है उसने शिकायत मुख्य निर्वाचन जो चुनाव अधिकारी हैं उनसे दर्ज कराई है, जो राधा रतूड़ी जी हैं उनके पास जाके शिकायत दर्ज कराई है। और तमाम तरीके के सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ ही आचार संहिता लगने के बाद, मतलब मंगलवार को आचार संहिता लगती है और बुधवार को 10 IAS जो अधिकारी हैं वरिष्ठ, उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जब इस बारे में जब जो अधिकारी हैं उनसे पूछा जाता है कार्मिक विभाग से, तो उनका कहना होता है कि मंगलवार को ही लिस्ट जारी कर दी गई थी, लेकिन उसका जो अमूल जो जिसमें जो प्रशासन की तरफ से जो तैयारी थी वो बुधवार को उन्हें लिस्ट सौंपी गई। तो कहीं ना कहीं आचार संहिता का जो लोग कह रहे हैं कि खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, और बीजेपी ने भी आरोप लगाया है। तो जिस तरीके से जो 10 वरिष्ठ IAS अफसरों का जो
ट्रांसफर स्थानांतरण किया गया है वो वाकई में एक मतलब संदेह के घेरे में है कि आचार संहिता लगने के बाद जो लिस्ट जारी की गई है उससे पहले भी लिस्ट जारी की जा सकती है। मतलब मन मुताबिक जो जगह हैं, जो सरकार के जो खास जगह हैं उन पे उनकी तैनाती की गई है। तो कहीं ना कहीं मतलब प्रशासन जो शासन है वो कहीं ना कहीं एक मतलब बुरी तरीके से विपक्ष ने घेर लिया है कि बिल्कुल आचार संहिता का अगर वायोलेशन हो रहा है तो किस तरह से चुनाव आयोग उस पर कार्रवाई करता है वो भी देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और अब रुख कर लेते हैं झारखंड का, नजर डालते हैं झारखंड की अहम खबरों पर और बात करते हैं रांची में मौजूद अपने संवाददाता ज्ञान रंजन से। ज्ञान रंजन, क्या कुछ खास खबर है रांची से? जी, झारखंड की खबरों की बात करें तो आज नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के द्वारा जनाक्रोश मार्च निकाला जाएगा। रांची महानगर कांग्रेस की ओर से ये मार्च निकाला जाएगा, जिसमें कांग्रेस के झारखंड के सह प्रभारी ताराचंद भगोरा, राज्यसभा सांसद छाया वर्मा, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। ये जनाक्रोश मार्च आज रांची के जिला स्कूल परिसर से निकाला जाएगा, जो उपायुक्त कार्यालय, आयुक्त कार्यालय के समक्ष जाकर धरना में परिवर्तित हो जाएगा। और लगातार जिस तरह से नोटबंदी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, उसी कड़ी में ये रांची महानगर कांग्रेस के द्वारा आज ये जनाक्रोश मार्च की तैयारी की गई है। जनाक्रोश मार्च निकालने की का निर्णय लिया गया है। दूसरी बड़ी खबर की हम बात करें तो जो झारखंड से काफी जुड़ा हुआ खबर है, हाई स्कूल में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया वर्षों से लंबित थी और इसको लेकर ये बातें चल रही थी कि इस वर्ष जो है हाई स्कूल में 17,752 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और आज से ही फॉर्म भरे जाने, फिलअप किए जाने की तिथि थी। लेकिन कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को तत्काल स्थगित की गई है। इसके पीछे कई वजह बताए गए हैं, जिसमें मुख्य रूप से यह है कि 45% मार्क्स से नीचे वाले के फॉर्म को नहीं लिया जाएगा जो जमा करेंगे, तो इसे फिर से अधिसूचना जारी की जाएगी और इसके बाद तब 17,752 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास आज फिर 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं और भाजपा के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में वो दिल्ली में शामिल होंगे। झारखंड से दिल्ली दौरे पर जाने वाले भाजपा के प्रमुख नेताओं में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, सांसद रामटहल चौधरी, पूर्व वित्त मंत्री शुक्रिया आपका ज्ञान इस जानकारी और बातचीत के लिए। और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे बीएमसी चुनाव की जो नजदीक है और अभी तक पार्टियों को किस पार्टी के साथ जाना है या अकेले लड़ना है उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। शिवसेना बीजेपी जो पिछले कई सालों से बीएमसी में एक साथ सत्ता में है, वो इस बार भी एक साथ चुनाव लड़ती है या अकेले, इस पर अभी तक चुप्पी जो है वो दिख रही है। सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों ही पार्टियों में संतुष्टि नहीं है और शायद बीजेपी इस बार 227 सीटों पर अकेले ही उम्मीदवार खड़े करेगी। लेकिन बहरहाल मुंबई में चुनावी दंगल शुरू हो चुका है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता स्वीटी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। स्वीटी, आपसे जानना चाहेंगे महाराष्ट्र की खबरों पर अपडेट और साथ ही साथ बीएमसी चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही है? जी बिल्कुल, जो चुनावी दंगल है वो मुंबई में दिखाई पड़ रहा है क्योंकि अलग अलग पार्टियां जो है वो अलग अलग रणनीति तय करके सभा जो है वो आयोजित कर रही है और वहां पर जो है भाषण दे रही है। लेकिन अभी तक हालांकि चुनाव के लिए कुछ ही वक्त शेष बचा है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने जो क्या रणनीति होगी, वो कौन सी पार्टी के साथ जाएगी, वो अभी तक तय नहीं किया है। कांग्रेस एनसीपी ने भी चुप्पी बरती है। वहीं शिवसेना और बीजेपी की बात करें तो वो बीएमसी में कई वर्षों से एक साथ सत्ता पर काबिज है, लेकिन इस साल शायद ही वो एक साथ चुनाव लड़ेंगे क्योंकि बताया जा रहा है कि शिवसेना और बीजेपी ये दोनों पार्टियों के बीच जो है सीटों को लेकर असमंजस सा माहौल बना हुआ है। सीटों को लेकर वो कोई भी जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते और इसीलिए शायद इस बार जो है बीजेपी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ सकती है। 227 सीटें हैं, तो ऐसे में शिवसेना वर्सेस बीजेपी का जो चित्र है वो इस चुनाव में शायद दिख सकता है। तो वहीं अगर बात करें तो जो अलग अलग सभाएं ले जा रही है या फिर बैठक का है वो ली जा रही है, लेकिन शिवसेना और बीजेपी ने अभी तक जो है सीट
सीट के बंटवारे को लेकर या फिर गठबंधन को लेकर अभी तक चुप्पी बरती है। तो आने वाले इस चुनाव को लेकर क्या कुछ पार्टियों में क्या कुछ मतभेद रहते हैं या फिर क्या कुछ वो युति करते हैं या नहीं करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि कल्याण डोंबिवली के महानगर पालिका के चुनाव की अगर बात करें तो वहां पर शिवसेना और बीजेपी ये जो थे वो अलग अलग किरदार में थे और बिल्कुल एक साथ स्वीटी, नहीं अब लड़ी थी। जैसे जैसे तो वक्त बीतेगा वैसे वैसे ये क्लियर होता जाएगा कि आखिर पार्टियां किस और रुक रही हैं और किस रणनीति के साथ ये चुनाव में वो भाग लेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर भारत में ठंड और कोहरा एक बार फिर लौट आया है। दिल्ली एनसीआर में कुछ दिनों से कोहरे से निजात मिली थी, लेकिन आज एक बार फिर हल्के कोहरे दिखाई दिए और इसके साथ ही पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज दोपहर बाद बारिश की संभावना भी जताई है और बारिश होने पर ठंड और बढ़ सकती है। कोहरे का सबसे ज्यादा असर ट्रेनों और उड़ानों पर पड़ा। दिल्ली से चलने वाली राजधानी और शताब्दी जैसी वीआईपी ट्रेनें घंटों देरी से रवाना हो रही हैं या फिर रद्द कर दी जा रही हैं। दिल्ली आने जाने वाली दर्जनों ट्रेनें देरी से चल रही हैं, वहीं फ्लाइट्स पर भी इसका असर पड़ रहा है। दिल्ली से उड़ने वाली 4 अंतर्राष्ट्रीय और 8 घरेलू उड़ानें देरी से चल रही हैं। तो वेकअप जिंदगी में हमने तमाम बड़े राज्यों से खबरों को, खास खबरों को समेटा और अब आप महत्वपूर्ण खबरों से लैस हो चुके हैं जिसे जानना आपके लिए ज़रूरी था। तो शुरू कीजिए अपने दिन की शुरुआत और फिर फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।